मित्रों, आपका स्वागत है बातों बातों में के आज के कार्यक्रम में। आज हमारे अतिथि हैं मूर्धन्य ध्रुपद गायक पंडित उमाकांत गुंदेचा जी और उनके भतीजे अनंत गुंदेचा जी। गुंदेचा बंधु के रूप में वे देश भर में जाने पहचाने जाते हैं। एक लंबा एसोसिएशन, एक लंबी निरंतरता, एक लंबा समय अपने अनुज के साथ आदरणीय उमाकांत जी ने देश विदेश पे ध्रुपद की बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ करते हुए, गौरवशाली प्रस्तुतियाँ करते हुए और अपनी एक समृद्ध पहचान स्थापित करते हुए सार्थक किया है। कुछ माह पहले ही उनके अनुज रमाकांत भैया का आकस्मिक निधन हो जाने के बाद रमाकांत भैया के पुत्र अनंत उनके साथ गा रहे हैं। और हम सबके लिए, यद्यपि रमाकांत भैया का जाना, इस तरह अकस्मात जाना बहुत दुखद रहा और विश्वास की योग्य नहीं था, लेकिन ये सब ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, ऐसा निर्णय था कि जिसके आगे हम मनुष्यों की बिल्कुल भी चलती नहीं है। लेकिन एक स्वर्गनाद की एक परंपरा जिस तरह से उन्होंने इतने परिश्रम से स्थापित की थी दोनों बंधुओं ने, उस परंपरा को निरंतरता प्रदान करते हुए रमाकांत भैया के पुत्र अनंत उनके साथ जुड़े हैं और गुंदेचा बंधु फिर एक बार मंच पर हैं, प्रस्तुतियाँ करते हैं और गा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो एक डोर, बहुत संवेदनशील बात है, कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उस डोर को हम फिर थाम पाए हैं जो कहीं ना कहीं टूट गई थी। एक भावुक क्षण है उनसे बात करना, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बातों बातों में इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति, उनकी सहभागिता और उनका होना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही अनुभव साध्य होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुप्रिया जी, अक्षय, शुभम, प्रीता जी, उर्मिला जी, आमिर खान, आप सब पधारे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 6 बजकर अब से 5 मिनट बाद 7:05 पर उमाकांत जी अपने भतीजे अनंत के साथ हमारे बीच होंगे, हम उनसे बात करेंगे। हमारे मित्रों को याद होगा कि बीते माह हमने उमाकांत भैया के तीसरे नंबर के भाई, जाने माने पखावज वादक पंडित अखिलेश गुंदेचा जी से बातचीत की थी। उनकी बातचीत में उनका अपना संस्कार खुद परिलक्षित होता था, किस तरह से वे एक लंबी यात्रा के बाद अपना इतना महत्वपूर्ण मुकाम बनाते हैं, कैसे पूरी दुनिया में एक सांस्कृतिक राजदूत की तरह ध्रुपद की प्रतिष्ठा, डागर घराने के ध्रुपद की प्रतिष्ठा को उन्होंने समृद्ध किया है। आज हम जानेंगे उमाकांत भाई साहब से। वे हमारे बीच आ गए हैं, मैं उनको बहुत आदर के साथ रिसीव कर रहा हूँ। नमस्कार भैया। जय हो। प्रणाम आनंद जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? हमारी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है। हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, अगर ईयरफोन हो सकता है या थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे तो। नजदीक देखो। अभी कैसी अभी आवाज? अभी कैसी आवाज है? अभी धीमी है भैया। धीमी आ रही है? और अभी भी धीमी आ रही है? हाँ, थोड़ी सी तेज हुई है, पर वो उसका एक फर्क पड़ता है, जैसे अगर ईयरफोन लगाया होगा। अच्छा, तो पर ईयरफोन लगा दो भाई। ईयरफोन तो एक ही लगेगा ना उसमें। अरे वाह, हाँ एक हाँ, लगा ले आओ यार, ईयरफोन ले आओ। एक ही लग सकता है। बड़े पापा के कमरे में पड़ा हूँ। ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। वो आईफोन वाले ईयरफोन अलग जो है तो वो। और बात तो शुरू कर दो। हाँ हाँ जी। हाँ, डिस्टेंस तो ठीक है,
हम लोग बात शुरू कर सकते हैं। हाँ, हम दोनों आ, फ्रेम में है ना? हाँ दिख रहा हूँ, जैसा अपन दिख रहा है वैसे दिख रहा है। मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, एकदम बिल्कुल। क्लियर है। श्रद्धा, आपको भी प्रणाम। अखिलेश भाई, आपको नमस्कार। जो आते जा रहे हैं, आपके परिचित अनंत, आप पहचानते जाना, जी जी। है ना? उसका हमारे मैं भी हमारे साथ भाई, समस्या है कि हमने चश्मा लगाया नहीं, हम बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकते। नहीं, इसीलिए हमने अनंत को कह दिया। हम दोनों से और ज्यादा ताजी आंख अनंत के पास है, इसलिए क्योंकि मैं जी पढ़ते जी। चलूंगा। अभी अभी कैसी आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया, बढ़िया। हाँ बस हमने लगा लिया तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। हाँ हाँ, अब आपको हमारी भी आवाज वैसी सुनाई दे रही है, थोड़ी सी और हाँ, थोड़ी बढ़िया। बिल्कुल। क्लियर हो गई। और हाँ तो ये आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको ये बताना चाहूंगा भैया कि ये लगभग 2 महीने से हमने एक सिलसिला शुरू किया भोपाल में रहकर, जी लॉकडाउन के समय में। और उद्देश्य यही था कि एक सार्थक संवाद की वजह बने। जी। और आपकी कृपा रही, और सब जो कलाकार मित्र हैं, आदरणीय है सब, उन्होंने इस कार्यक्रम को लगातार एक निरंतरता दी है। और वाह, हम लोग लगभग 65वां दिन आज है, 65। चलिए ये बहुत खुशी की बात है। इतने लंबे समय से आपका संवाद कला और संस्कृति के जुड़े लोगों से, कलाकारों से संवाद हो रहा है, और निश्चित रूप से इससे जो हमारे सभी दर्शक हैं उनको लाभान्वित वो हो रहे होंगे। और आपने भी हमें भी ये जो मौका दिया बातों बातों में, इसके लिए हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं लगातार संकोच में था, मैंने कहा थोड़ा सा और समय हो जाए। तो अब जो आपकी गरिमा और वरीयता है, उस हिसाब से मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा। जी। तो ये फिर वो, अब आपने स्वीकारा, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस पूरे समय में, जो लॉकडाउन चल रहा है सब जगह चारों तरफ, जी। अ, इस पूरे पूरे वातावरण में रचना धर्मियों को, सृजन धर्मियों को किस तरह से अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं, और एक एक तरीके की आशा जो अपने स्वयं हाँ। के जीवन के लिए भी और समाज के लिए भी, जी जी जी। इसको इसको विस्तारित करने का अवसर मिला है, उसको लेकर आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। देखिए, ये जो लॉकडाउन हुआ है ये कई मायनों में अच्छा हुआ है। और पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जी एक एक सृजनधर्मी होने के नाते भी अ, जी भैया। एक रेट्रोस्पेक्टिव भी हुआ है कि हाँ हमने क्या किया, क्या नहीं किया, और हमें और क्या करना है। इस पर हमने हाँ। बैठ करके विचार किया। जो जी जी। चीजें छूट रही थी, और जो चीजें, जिन चीजों के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, उन चीजों के जी। लिए इसमें समय निकला। हाँ हाँ। और जिसको कहते हैं ना कि आपको वैसे तो अ, कई चीजें, अरे हाँ कर लेंगे और अरे हो जाएगा, तो वो चीजें साइड में होते 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 इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर भी आप अपने काम में, यानी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो काम हो नहीं पाते हैं। तो वो सब काम भी हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई। झाड़ू पोछा और बर्तन धोना और रोटी बनाना, इन सब में, घर के कामों में मदद करने की, हाँ। मदद इस करने की एक एक जो ये आदत थी बचपन की, वो छूट गई थी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो ये हाँ आदत जो है, ये वापस कहीं ना कहीं उससे हम जुड़े। पूरे तरीके से तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हेल्प तो करते ही थे घर में। हाँ हाँ हाँ। तो आपके ये घर भी। आपके नहीं घर नहीं, में तो बिल्कुल। वैसे बहुत जी परंपरा है, पकवानों से लेके और हर तरह के अवसरों को बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से, करने। हर तरीके से खाना बनाने में। और घर को पूरे तरीके से जो मेंटेन, जो महिलाएं करती हैं, जिस भी तरीके से हाँ जो भी काम है, हाँ हाँ, जाहिर बात है नौकर तो सब छूट ही गए थे। बिल्कुल तो अब जब बिल्कुल। घर की महिलाएं कर रही है, तो फिर आपको भी उनको मदद तो करना ही पड़ती है। तो हर तरीके से जो भी मदद बन सकती थी, वो एक आदत आई। हमको आई। वापस ये एहसास हुआ वाकई में कि यार ये काम जो हमने बरसों से नहीं किए, वो ये हम करते थे जबकि, और इसका एक आनंद होता था घर में काम करने का। माता बिल्कुल को, जब बिल्कुल। माता जी को मैं चूंकि घर में सबसे बड़ा हूं, तो माता जी को कोई भी हेल्प होना चाहिए थी तो मैं ही करता था।
तो सही बात। वो एक आदत फिर से जुड़ी। ये मुझे मुझे तो उसका बड़ा संतोष है। और उसी आदत को वापस जब चालू किया तो मेरे ख्याल से हम हाँ सबने रियलाइज करा इस चीज को कि जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते थे कि अगर हाँ 4 बर्तन इस्तेमाल करना तो अब 2 बर्तन इस्तेमाल करेंगे, ये बात पानी कम ढोलना है क्योंकि पानी सही खत्म बात। ना हो जाए, इन चीजों पे जो नॉर्मल चीजें थी जो इन जनरल हमें ध्यान नहीं जाता था कभी, अब हाँ उसके प्रति थोड़ा और ये सचेत हो गए हम। मतलब हर दृष्टि से मितव्ययिता, सही कह रहे हैं। चाहे वो पैसे की मितव्ययिता हो या हमारे सामान को संजोने की मितव्ययिता हो या हाँ काम करने में मितव्ययिता कैसे हम बरत सकते हैं कि हमको कम में ज्यादा अपना एफर्ट हो जाए, बिल्कुल। मतलब कम एफर्ट में ज्यादा काम हो जाए। ये सारी चीजें भी फिर से रिवाइव हुई। और ये मैं समझता हूँ ये बड़ा, मेरे लिए तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि सालों से वो बस बाहर ही बाहर रहना और इस तरीके के घर के कामों की तरफ बिल्कुल, मतलब मैं वाकई में कहूँ तो 25 साल 30 साल से कोई ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। सही बात। हाँ, वो एक बार अपनी सारी चीजों को, अपने सारे संबंधों को, सबको देखने का मौका। सबको और देखने का मौका, सही मतलब बात। ये एक एक गिलास सुबह से निकाल लिया तो अपन शाम तक उसी में पानी पी सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमको याद है हमारी माँ, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हाँ हमारी बहन भी प्रोग्राम देख रही है, हाँ। तो अक्सर जब भी कोई पोछा लगता था तो हम लोग जानबूझ के मतलब उस समय जरूर निकलते थे कमरे से, तो मार पड़ती। बिल्कुल तो बोले अब बिल्कुल। पोछा लग रहा है तो 2 मिनट पलंग पे नहीं बैठ सकते क्या? और हाँ। हम लोग भी थे। अब अब ये सब फिर अब ध्यान में आने लगा कि हमको ये सब ये चीजों की केयर करना है। ये बात। और दूसरी एक और थोड़ी सी, जो घर के प्रति जो सेंसिटिविटी मैं कहूंगा, काम करने हाँ के प्रति वो सेंसिटिविटी बढ़ी। हाँ वो वो मतलब कहीं ना कहीं हमारी अपनी व्यस्तता के कारण वो सेंसिटिविटी कहीं कोने में दब गई थी। मैं ये नहीं सही। कहूंगा कि खत्म हो गई थी, अपनी कामों की व्यस्तता की वजह से ही वो खत्म, मतलब कोने में दब गई थी। वो सेंसिटिविटी फिर से थोड़ी सी आई है। और सही अब बात। जब चूंकि हम लोगों ने इतना काम किया, हम सब लोगों ने, आपने भी किया हमने भी किया और हमारे सब जितने भी, तो अब अपने को वो नौकर का जो काम करता है बेचारा, उसका बोझ और उसकी मेहनत और वो क्या करता है उसको भी एक थोड़ा सा महसूस हम लोगों ने किया हाँ सही बात। कि बिल्कुल। यार अपन एक गिलास उठा के रख दिया, पिया, फिर दूसरा उठा के फिर रख दिया, फिर वो तो उसको ढेर लगा दिया, वो तो धो रही है या धो रहा है जो भी है। अब वो अपन उस बात को सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार बेचारा उसकी भी जान है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम कहीं ना कहीं वो सब साइड कर रहे थे, या जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं था, जो हट गया था, वो वापस अब जिंदगी में आई है। अब मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहाँ आपने एक बड़ा परिवार बनाया, जुपा संस्थान। जी आप वहां पर कितने सारे देश भर से रहने वाले युवा कलाकारों के गार्जियन भी हैं। तो जी वहां जी। पर इन 2-3 महीनों में क्या हुआ? 2 महीने एकदम लॉकडाउन, हाँ 2 महीने हम गए ही नहीं संस्थान। अच्छा अच्छा। हाँ। और तो वे लोग काम पे नहीं बैठे होंगे? क्या हो हमारे, बड़े बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। हाँ उसके ठीक पहले यानी 22 मार्च से पहले हम सब लोग, हमारे यहाँ एक एक रिवाज है गुरुकुल में कि हम सब लोग 1 घंटा साथ में सब लोग श्रमदान करते हैं, हाँ सब मिल करके। चाहे वो गार्डनिंग में हो या गार्डनिंग या हो कोई या साफ कुछ भी हो, सफाई का कोई हो। भी कुछ भी काम हो, तो हम सब लोग मिल हम्म, करके एक साथ सब लोग काम करते हैं। अब वो 22 तारीख तक काम चला और कुछ विदेशी लोग उस पर एतराज कर रहे थे कि गुरुजी कोरोना चल रहा है। अब मैंने कहा देखो, आज तारीख तक भोपाल में एक भी केस नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आई एम क्वाइट अवेयर अबाउट दिस कि जब वो आएगा तो सबसे पहले मैं होऊंगा जो इसके प्रति संज्ञान लेकर के और अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सही बात। तो 22 तारीख को तो ये हुआ, वो लॉकडाउन जो सरकारी केंद्र सरकार की तरफ से था, और 24 से फिर हो ही गया। तो हम्म, सबसे पहले हमारे पड़ोसी सक्सेना जी, जो सबसे पहला हाँ केस था भोपाल का, वो हमसे हाँ सिर्फ हाँ। 50 फीट दूरी पर है। अरे तो फिर मैं तुरंत गया गुरुकुल और मैंने कहा चूंकि हमारे घर के पास में ही सबसे पहले केस हुआ है ये अभी डायग्नोसिस, तो आज से बिल्कुल तालाबंदी रहेगी।
मैं ताले लगा के समझ लीजिए चाबी अपने साथ ले आया, और मैंने कहा किसी को कोई भी काम हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी व्यवस्था करूंगा। उसका कारण ये था कि कम से कम 20 विदेशी लोग थे हाँ वही सब। गुरुकुल में। हाँ, और वो ज्यादा चिंतित थे कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि उनकी फ्लाइट दरअसल ये है कि हमारा भी जाने का समय होता है, मार्च एंड में हाँ हम लोग भी बाहर चले जाते, तो वो जी सब जी। मतलब लगभग वाइंड अप स्थिति थी। तो फिर वो प्रोग्राम, हमने अपना प्रोग्राम तो लगभग 1 महीना पहले से कैंसिल कर दिया था, यूरोप और रूस की अमेरिका की स्थिति को देखते हुए। जी पर ये जी। जो बच्चे लोग जाने वाले थे इनकी भी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, तो फिर ये लोग भी हम्म, अटक गए। तो हमने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, खाना पीना रहना आपका सब यहाँ पर है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आपको कोई तबीयत भी खराब हो जाए तो आप आधी रात को फोन करिए, हम व्यवस्था करेंगे। और कोई सामान आपको इमरजेंसी में मंगवाना है तो आप हमें बता दीजिए, हम इंतजाम करेंगे। तो इस प्रकार से 2 महीने आप ये समझ लीजिए गुरुकुल से कोई भी एक भी बच्चा बाहर नहीं गया, और ना हम जी गए अंदर। हाँ हाँ, फिर अभी एक एक जून से जी हमने गुरुकुल खोला, और अब हम तीसरे दिन जाते हैं, लेकिन पूरा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जो पैर, हमारे पैर छूने की प्रथा है, जाते हैं तो सब लोग पैर छूते हैं। हमने कहा भाई दूर से नमस्ते करिए, पैर छूना नहीं है। सबको दूर दूर बिठाते हैं। पहले मैं कमरे में क्लास लेता था, अब मैं हॉल में लेता हूँ, ताकि सब लोग दूर दूर बैठ सकें। तो उस पूरा डिस्टेंस मेंटेन करके, और अब फिर से शुरुआत धीरे धीरे किया। अब लेकिन और अब थोड़ी फ्लाइट्स वगैरह भी शुरू हो गई, तो लोगों ने अब अपने जाने का मन भी बनाया है, चल रहा है, हाँ। देखते हैं। हाँ जी। लेकिन ये है कि वापस गतिविधियां लौट रही हैं, कम से कम साधारण गतिविधियां स्तर पर। लौट रही हैं, गतिविधियां लौट रही हैं, गतिविधियां तो लौट रही हैं, ये बात सही है। क्योंकि अब देखिए आदमी कब तक बैठेगा घर में, सही है। है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी को मौत की सजा सुनाओ आप, तो फिर उसका मौत से डर निकल जाता क्या बात। है ना। तो वैसा है, मतलब आप अरे कोरोना 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 कोरोना, तो अब आदमी कब तक बैठा रहेगा। उसकी रोजी रोटी, उसकी तबीयत, उसका काम धंधा, सब कुछ जो है वो चौपट हो गया। तो उसको भी तो देखेगा, वो कहेगा कि आप जो होगा देखा जाएगा, अभी चलते हैं अब कुछ वापस। क्योंकि गरीब लोग तो बेचारे आप सब देख रहे हैं, मैं उसके बारे में क्या बयान करूं। हाँ मैं इतना ही कहूंगा, एक एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं कि बिल्कुल। 30 अप्रैल को जी हमारे ससुराल में हमारी सासू जी की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ तो उनके लिए मतलब मुझे जाना पड़ा। हमारी श्रीमती जी पीछे पड़ गई कि नहीं चलना है। तो हमने कलेक्टर से परमिशन लेकर के, और यहाँ से हम लोग कार से टीकमगढ़ गए। जी भाई साहब रास्ते में जो मैंने झुंड देखे हैं लोगों हाँ को जाते हुए, और पूछ पूछ मतलब बीच में लंगर भी डले हुए हैं, और खाने की भी व्यवस्था है, लेकिन कितनी है। और आदमी को 20 25 25 30 30 किलोमीटर चल रहा है, रात रात भर चल रहा है। और साइकिल, एक एक साइकिल पे पूरा सामान लदा हुआ है, और दो दो बच्चे, तीन तीन बच्चे, बीवी बिठा के बेचारा बंबई से चला आ रहा है। बताइए आप, हाँ। ये हालत सच में। मैंने भी अपनी आंखों से देखी, लोगों ने वीडियो भी डाले हैं, वो भी देखे। तो ऐसी स्थिति में आदमी मतलब कितना डरेगा। सच में। फिर वो सोचता है अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये इसलिए तो है। दुनिया अब धीरे धीरे काम पर लौट रही है। उन्होंने कहा कि चलो भाई अब जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी एक इस माहौल में कैसे हमको रहना है, उसका एक तरीका तो हम सब ने बदला है और बदलना पड़ेगा। हम्म, अब हमको कैसे रहना है, उस उस नए नई जीवन शैली के साथ मेरे ख्याल से आप अगर रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप देखिए मतलब जैसे सारे जो। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि, और गवर्नमेंट क्या कह रही है हम सब भी जानते हैं उस बात को, कि मुंह पे मास्क लगाना है, और डिस्टेंस के साथ रहना है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाना है, घर से घर के अंदर आए कहीं से भी तो आपको नहाना है, और अपने हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन करना है, ये सब। तो ये एक नई परिस्थिति के कारण जो एक नया ये हमारा जीवन शैली जो बनी है, उसमें अगर हम रहें, उसके साथ रहें, तो कोई परेशानी नहीं है।
इधर जो लगातार हमारे संस्कृति के क्षेत्र में जो तुरंत लॉकडाउन के बाद और कार्यक्रम, चूंकि मतलब सामूहिकता की स्थिति, समस्या ही हो गई थी कि कार्यक्रम, सिनेमा घर, सारी गतिविधियां बंद हुई और उसका तुरंत हम एक स्विच ओवर जैसे होता, चेंज होता है, हाँ, तो हम उसका तुरंत दूसरा परिणाम ये देख रहे हैं कि ये सारे माध्यम जिसके तहत जैसे हम और आप बात कर पा रहे हैं, या और फेसबुक पे तमाम ऐप और सब आ गए, बिल्कुल। तुरंत तेजी से, कितनी तेजी से लोग एक दूसरे से जुड़े, और वो सब सारी चीजें एक दूसरे के हाँ, घर तक पहुंच हाँ। गई। इस ये टेक्नोलॉजी ने, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने इस कोरोना समय में बहुत साथ दिया, जी, उस इसको तरीके से क्रिएटिव लोगों के लिए। हालांकि बहुत सारी बातें फिजूल भी होती हैं और हो हाँ रही हाँ, हैं उस कोरोना को लेकर के भी, और दूसरी चीजें भी। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं, उन लोगों को एक जुड़ने का मौका, एक प्लेटफॉर्म, एक अपनी बात कहने सुनने के लिए उसने एक अवकाश दिया, इसमें भी कोई दो मत नहीं। ये तो और है। जो पहले सब अपनी अपनी जगह पे छोटे छोटे स्तर पे कर रहे थे, वो अब हाँ एक उनके पास ऑप्शन है कि उसी चीज को बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। हाँ, एक ऑडियंस भी और अचानक से बढ़ गया बहुत ज्यादा सबके लिए। एक पहुंच बनी, और कहीं ना कहीं हम काउंट भी कर रहे हैं कि किस तरह से लोग, ये बात तो है कि ये सारे जो आयाम है, और जो नए नए शोध और ये सब आविष्कार हैं, ये सब सार्थकता की दृष्टि से देखा जाए, सार्थक उपयोगों की दृष्टि से देखा जाए, तो बहुत महत्व रखते हैं। जी बिल्कुल। और और अच्छे काम हुए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं, इसमें कोई दो मत वही, नहीं। जी। नहीं तो कहीं पहले टंकार लगाते थे तो जोर से चिल्लाना पड़ता था, आज ये है कि हम लोग बहुत विजुअली इतनी रिचनेस के साथ एक दूसरे को देख पाते हैं, या देख रहे हैं, एक बिल्कुल। सभी लोगों से मिल पाते बिल्कुल। हैं, बात कर पाते हैं। ये एक पूरा लेकिन जो बाकी चीजें हैं, पत्रिकाएं जैसे भाई साहब अभी नहीं निकल रही है, 3 महीने से पत्रिकाएं निकलना बंद हो गई, तो हाँ, उनका एक अपना जो जो एक आकर्षण होता था, अब वो भले ही इस पे आ गया हो कंप्यूटर पे, और उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में इंडिया टुडे पढ़ लो या दूसरी चीजें पढ़ लो, लेकिन ये सब भी थोड़ा सा बदलाव, इसको भी कैसे स्वीकार करते हैं हम लोग, या किस तरह स्वीकार कर पाते हैं, क्या पता वापस सारी चीजें लौटेंगी। मुझे लगता है कि अ, इससे बहुत सारी चीजें, नई चीजों की आदत तो डल ही जाएगी। जी, बहुत सारी नई चीजों की आदत जो कि हम लोग पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे जैसे मैं कहूंगा कि ऑनलाइन सामान मंगवाना, हाँ उसकी कई लोगों को ये आदत इससे डल जाएगी, कई लोगों को, हाँ हाँ है ना। तो ऑनलाइन का एक एक नया ये दौर शुरू इस इस लॉकडाउन के कारण होगा, उसमें इजाफा हाँ, होगा। कई लोगों ने अपनी आदत, क्या भाई चलो, क्या कौन जाए बाजार, ऑनलाइन मंगवा लें। तो इस तरीके की कई चीजों का फर्क जो है, जैसे आपने कहा कि पत्र पत्रिकाएं अब पता नहीं डिजिटल ही निकलेंगी या उसको रियल में जो हम हार्ड कॉपी में निकालते हैं वो निकलेंगी क्या नहीं निकलेंगी। तो ये सत्य है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं, उनमें बदलाव आएगा। अब देखिए, अखबारों में संडे सप्लीमेंट नहीं निकल रहे हैं, उन्होंने एक औपचारिक रूप से एक सिंगल पन्ना करके उसी पे इंसर्ट कर दिया, संडे लेकिन की आप खुद बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ तो 22 तारीख से अखबार ही बंद कर दिया मैंने, 22 मार्च के बाद से। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब मेरे आस पड़ोस में, मोहल्ले में अखबार नहीं बंद हो गए। उन्होंने कहा भैया, क्योंकि वो तुरंत ये भी उड़ा साथ में हाँ कि ये अखबार पता नहीं किन किन हाथों से होके आ रहा है, और हाँ वो उसके उसमें वायरस चिपका हुआ हो सकता है। तो हमने कहा भैया, जब बाहर अपन ताला ही नहीं खोल रहे हैं तो ये क्यों अंदर आ रहा है। तो हमने तब से बंद ही कर दिया उसको। और छोटा मोटा जो समाचार होता है वो टीवी के माध्यम से भी आ ही जाता है। आई जाए। जी। इधर जो इस पूरे समय में संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ नुकसान भी हुए, जो बड़े बड़े कलाकारों का हमारे बीच से जाना हुआ, हाँ, वो वो दुखद एक हुआ, लगा, दुखद हुआ। ये अब ये तो इसके अल्टीमेटली भाई साहब क्या होता है कि ईश्वर की इच्छा होती है। वही, इसके इसके ऊपर बस ये मैं खुद भी, आप जानते हैं,
मैं वही सितंबर और मुझे नवंबर में हमारे यहाँ भी घर में 2 हादसे हुए। तो मुझे वही कहने तो का साहस नहीं हो पा रहा, पर मैं उसको हाँ, महसूस कर। तो बस हम यही कह सकते हैं कि जितनी भी फिलॉसफी है, जितना भी हमारा अध्यात्म है, जितना भी ज्ञान है, सब यही आके घुटने टेकता है। सही बात। उसको घुटने टेकने ही पड़ते हैं कि बस ये जो है इसको कोई टाल नहीं सकता। सही बात। तो वो तो है। वो कई कलाकार हमारे बीच से गए, कई अच्छे अच्छे साहित्यकार भी, कलाकार भी, और नहीं भी है, तो हमारे अपने बुजुर्ग हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, या सब कुछ, जब भी कोई जाता, कई लोग गए, हमारे भी कई जान पहचान वाले गए। हाँ तो हाँ, दुख तो होता है absolutely। कि दुख तो होता है और कि भाई, पर ये अंतिम सत्य है कि उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। और समय ने यहाँ पर इतना बांध दिया कि आप किसी के ऐसे घटनाक्रमों में शामिल नहीं हो सकते। ये भी बहुत ही हाँ, वैलिड का ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ये ट्रेजेडी है। द्वंद है। बस कि आप बस फोन से ही अपनी जो है संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जाने के लिए तो न न आपके पास उतना साहस है जाने का, और न शायद वो भी अलाउ नहीं कर रहे कि भाई कितने सारे लोग एक साथ शायद नहीं आना चाहिए। हाँ, तो अब ये वही मैंने जैसा बताया ना, जीने का जो तरीका है उसमें थोड़ा तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। एक दर्शन बदलेगा पूरा। बिल्कुल। वो लोग लोग इसको मतलब हंस के कहते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है सब अपने के आंगन में खड़ी हो गई हैं, सड़क दिखेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े जो है वो अलमारी के अंदर चले गए। चले गए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छे अच्छे जूते बिल्कुल। चप्पल। लगता है सब कि सब सब किसी देख रहे हैं अपने मालिक की तरफ कि हम कब इनके पैरों में जाएं, हम कब इनके शरीर में डलें कपड़े। हाँ, तो क्योंकि ये घरों है में सबने उसी तरह गुजारा किया जिसको बहुत आसानी से हो सकता है। मिनिमम मिनिमम मिनिमम। मिनिमम पर हम चले गए। और ये एक अच्छी सीख है कि हम मिनिमम, कितने मिनिमम पर हम रह सकते हैं। सही और बात। हमको रहने की आदत थी जो कहीं ना कहीं ठीक। छूट गई थी, जुड़ी। जो कहीं वो ना कहीं सब छूट समय गई के थी, साथ। तो वापस हम उस मिनिमम पर आए। सही बात। इधर आप अपनी साधना किस तरह से जारी रखते रहे इस पूरे लॉकडाउन में? साधना का यही है कि अब चूंकि ये अनंत अभी एकदम नया नया जुड़ा है, हाँ, वही तो तो कहने वाला था कि तो इसके साथ अच्छा समय गुजरा। हाँ मतलब बैठ के रियाज किया, फिर से एक हाँ नया जो हमारा सेटिंग है गाने का, हाँ वो अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी बनी। और साथ में अभ्यास किया इस बीच बैठ करके। हमारे घर के जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी अभी तक समय नहीं दे पाते थे, सिखाने के मान से भी उतना समय नहीं दे पाते थे। हमारी बेटी धानी है, या बेटा निरंत है, या अनंत हाँ है, वो हमारा सिद्धांत है, तबला बजाता है। तो हाँ। उन सबके साथ बैठ करके सांगीतिक चर्चा करना, कोई उनकी शंका समाधान है, उनको रियाज करवाना, वो सब थोड़ा मतलब अच्छे से हुआ। ये लेकिन आपके लिए एक अलग तरीके का अनुभव रहा होगा जब आप बच्चों के साथ डील कर रहे होंगे, इतने छोटे बच्चों के साथ। देखिए क्योंकि आप देखिए वो तो होता है कि कोई चीज एक मेच्योरिटी का एक लेवल होता है, और कोई एकदम नया है जैसे अनंत है। तो अभी ये हाँ जस्ट अभी अभी, हालांकि ये पिछले दो एक साल से अपना सोलो गा रहा था, हाँ गाना इसने शुरू कर दिया था। पिछले साल इसने आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता का भी को भी जीता, ऑल जीता इंडिया है। रेडियो कंपटीशन को। हाँ, हाँ फिर उसके बाद इसने गाना भी शुरू कर दिया था। पर जाहिर बात है कि जब हम लोग जब साथ में गाएंगे, तो गाने का एकदम एक थोड़ा सा तो लेवल अपग्रेड होगा ही। तो वो हो गए। अभी इस कोरोना समय में वो समय अच्छा मिल गया हम लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने का। यहाँ पर ये भी सामने है, देखिए कि यहाँ आपस में गुरु शिष्य परंपरा भी एक स्थापित होगी जो गहनता में है। हाँ, अधिक बिल्कुल रियाज और उसके व्याकरण को लेकर लगातार एक मेहनत जो बिल्कुल। आपके साथ साथ अनंत को भी करनी हाँ पड़ती है। हाँ। तो अनंत अनंत आपका क्या
समय बढ़ गया होगा रियाज पे अधिक, जी, या समय आपको भी बढ़ गया, लगातार? समय भी हाँ बढ़ गया, और एक तरीके से मैं खुश था जो लॉकडाउन हुआ। दुनिया भर में हाँ महामारी ने काफी सबको दुख पहुंचाया, मगर मुझे एक तरीके से खुशी मिली कि जो इतना हाँ भागा दौड़ी चल रही थी, और चूंकि नवंबर के बाद जो चीजें पहले से तय हो चुकी थी उनको हाँ समझने में, और पिताजी की जिम्मेदारियों को समझने में, घर के इन सब चीजों को समझने में जो एकदम स्पीड बढ़ गई थी, वो हाँ वापस हाँ से धीरे हो गई। वापस से हम समय अपने आप को इंटरनलाइज कर पाए, समझ पाए क्या हो रहा है, होना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए। और रियाज में मुझे मेरे ख्याल से जो इतना सहूलियत मिली है इस समय में कि जी रियाज कैसा करना चाहिए, और जो पहले था कि चलते चलते बात कर रहे हैं या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, अब वो बैठ के सामने कायदे से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और जो मुझे मिल गया इस समय में, और कई एक बार पूरी नई दृष्टिकोण उसके कारण डेवलप हो गया। कई बार ये है कि जब रियाज के समय के बाद आपको अपना जो खाली समय मिलता होगा उसमें आपको लगता हो कि मुझे अपना वो काम करते रहना चाहिए, जी। क्योंकि अब आप ताऊ जी के साथ हो। जी, ज़रूर ऐसा मुझे हर समय लगता है अब तो। लेकिन अभी आपको इस बीच ये इस जोड़ी के साथ हमने देश में कुछ सभाओं में सुना है और जाते हुए हमको जानकारी हुई है, तो क्या अनुभव रहे बड़े भैया? मैं समझा नहीं। आप अपन जो सब जगह गए हैं वहाँ पे क्या अनुभव रहा अभी आपका? हाँ, आनंद के साथ जब हम दोनों जब गए तो, हम दोनों जब गए तो, हाँ हाँ मतलब अनंत के साथ, नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा आनंद के अनुभव साथ जो हुआ। हाँ, नवंबर के बाद यानी मार्च तक हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए देश के अलग अलग शहरों हाँ में, मुंबई में, दिल्ली में, बनारस में, बनारस में, चंडीगढ़ में, जलंधर में। जालंधर में, वगैरह वगैरह, कलकत्ते जी में, कई शहरों में जी जी कार्यक्रम किए, अहमदाबाद में। तो जी जी लोगों का रिस्पांस अच्छा था, और जी जिसको कहते हैं ना कि एक हौसला अफजाई कि हाँ वाकई में क्या बात है, तो वो हाँ भी एक लोगों ने अच्छा एक एक हिम्मत बंधाई। जी जी हमारे श्रोताओं ने, हमारे ध्रुपद रसिकों ने हमारी हिम्मत बंधाई कि नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है और कीप इट अप। और फिर ये कोरोना समय मिल गया तो इसमें फिर और ट्यूनिंग हमारी हो गई, हम्म, क्योंकि वो तो एकदम ऐसा हुआ कि मतलब अचानक ही हुआ जो कुछ भी हुआ। हाँ और हाँ उसके बाद 15 दिन के बाद ही हम लोगों को गाना था। हाँ। तो वो तो फिर, उस दिन भी तो आप उस दिन भी आप गाने ही जा रहे थे, जिस दिन ये घटना हाँ, हुई। उस दिन भी गाने जा रहे थे हम लोग, पूना जा रहे थे गाने के लिए। हाँ हाँ और पूना यहाँ से सीधी फ्लाइट नहीं है, हाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं नहीं है। हाँ तो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, जी और जी चूंकि पूना में मॉर्निंग कॉन्सर्ट था, हाँ पूना में उस दिन उसके अगले दिन के अगले दिन यानी 10 तारीख को, 10 नवंबर को सुबह कॉन्सर्ट था पूना में, और शाम का कॉन्सर्ट था मुंबई में। हम्म। तो फ्लाइट नहीं होने की वजह से हम लोग ने कहा कि चलो अब सुबह अर्ली मॉर्निंग आना, तो अभी एक दिन पहले अपन को पहुंचना ही है किसी भी हालत में। तो फिर हम लोग शाम को ट्रेन से बैठे, दोपहर तक पहुंचना था, हाँ हाँ। तो फिर ये हो क्योंकि गया। वो अब मैं मतलब हालांकि मुझे बहुत संकोच हो रहा है, पर फिर भी मैं आपसे जरूर रमाकांत भाई के बारे में कुछ सुनना चाहूंगा कि आपको किस तरह से इतना लंबा एसोसिएशन रहा, इतना लंबा सानिध्य रहा, एक पूरा स्वप्न लेके जो साथ साथ देखा, किया, सफल हुआ, हाँ, इस पूरे वो आप काफी सहन कर पाए हैं, और उसको कह भी नहीं सकते नहीं शब्दों देखिए, में। ये तो देखिए सहन, आप अब कोई चीज जो जो आपके हाथ में नहीं है, हाँ है ना, और जो हो गई है, और जिसको कि हाँ आप रोक नहीं सकते, तो अब हाँ उस चीज को आप कब तक लेके बैठे रहेंगे? ये हाँ बात भी तो है ना। हाँ। नहीं, और ठीक है, छोटे भाई से एसोसिएशन था, गाना था, हम दोनों का जो, और उसके जाने का जो दुख है वो अपनी जगह वही वही है ना।
जो जाने का दुख है उसको तो कोई मतलब उसके लिए तो क्या बात करें। वो तो जो दुख है सबको है, सबको है, पूरे घर को है, पूरे परिवार को है, पूरे समाज को है, सांगीतिक समाज को है, सबको दुख है। लेकिन अब उस दुख को लेकर के ही हम बैठे रहें तो क्या होना है। तो इसलिए फिर वो जिंदगी तो चलती रहती है, जिंदगी तो रुकती नहीं है। तो हमको भी रुकना नहीं है, हमको भी तो जाना है, चलना है आगे। तो फिर बस यही विचार मन में कि भाई अब जो हो गया सो ठीक है, ईश्वर ने यहीं तक साथ दिया था, साथ रखा था, तो ठीक है, अब आगे हम फिर अपना एक रास्ता बनाएंगे। और फिर अनंत भगवान की कृपा से ये अच्छा हुआ कि ये मतलब अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर ही रहा था। हाँ। तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगा उसको समझने में और बातचीत को, मतलब उस चीज को समझने में और करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लिया। हाँ। और उस समय के बाद एक और चीज थी कि इतने सालों से जो कार्य करा जगत के क्षेत्र में गुरुकुल के प्रति और इन जनरल संगीत के प्रचार प्रसार के लिए, उसको एक स्तर पे ला चुके थे पापा लोग। तो उसको एक तो मेंटेन करना, वो जिम्मेदारी अब और ज्यादा खटकने लगे कि वो हटना नहीं चाहिए पीछे, क्योंकि बहुत मुश्किल से स्तर आया है। और यहाँ से अगर जो टूट जाए वो कड़ी तो वो गलत होगा। तो उसको और मेंटेन करना, उस चीज को आगे चलाते रहना। तो इस चीज को एक तो बड़े पापा ने खुद ने बहुत हिम्मत से उसको झेला और पूरे परिवार ने हमारा साथ दिया। और इसको संभालने के लिए पूरी जो हमारे ध्रुपद की कम्युनिटी है, गुरुकुल की कम्युनिटी है, सबने अचानक से एकदम साथ में आ गए सब लोग। देखिए ऐसा है कि मैं इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता हूं कि अगर मैं टूट जाऊंगा या मैं कहीं ना कहीं कमजोर दिखूंगा तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने उस साइकोलॉजी को समझते हुए बहुत अपने आप को संयमित रखा और बात को कैसे हमको आगे बढ़ाना है उसको विचार करके हम सब पूरे घर के लोगों ने कैसे हमको अब अपनी बात को आगे बढ़ाना है, संस्थान को कैसे आगे बढ़ाना है, जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, सब में हम लोगों ने बैठ करके उसको विचार करके और उस पर अमल किया। ये तो एक बात रही है कि जैसे अभी अनंत ने कहा कि पूरे गुरुकुल के कलाकार हमारे साथ आए, पूरा समाज, देश और जो जो आपको जानता था, क्योंकि जिस तरह से आपने हम सबके बीच एक जगह बनाई है, यहाँ से लेकर दुनिया के अनेक देशों में जहाँ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, डागर घराने की ध्रुपद परंपरा को जो आपने प्रवाह दिया है वो सबके ऊपर ऋण है। अब देखिए मेरा तो यही कहना है सुनील भाई कि ये बस भगवान करवाता है। अपन ये सोचे कि मैंने किया, ये नहीं, आपको तो ईश्वर ने आपसे करवाया। तो ये उसकी इच्छा थी कि हम लोग ये काम करें तो कर रहे हैं, है ना। नहीं, इतना अनुराग शिष्य रखे अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के परिवार और उनके दुख सुख के प्रति, ये सब बहुत कहीं देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं चार चीजें होती हैं, लेकिन कितने सब भावुक थे और कितने सब एकजुट होकर इस तकलीफ का मुकाबला, तो क्या पर उसको सह पाए। हाँ, और उसमें सही बात इसमें सब लोगों ने हिम्मत दिखाई, सब लोगों ने हिम्मत दिखाई, शिष्यों ने भी हिम्मत दिखाई और हिम्मत बंधाई, और परिवार के लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और सब लोगों ने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई। तो वो और उसी से काम होता है, उसी से बात आगे बढ़ती है। वही हिम्मत जो है वो आपको आगे ले जाती है। आपके गुरु उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब को लेकर कुछ बात करते हैं। हाँ जरूर। उनको हमने उस तरह से देखा जब भारत भवन के सामने वहां पर ध्रुपद केंद्र था। हाँ, और वहां पर वो सिखाया करते थे। हाँ बिल्कुल। उससे पहले निषाद कॉलोनी में था, कॉलोनी में था जहां हम लोग सीखे। फिर बाद में हाँ हम लोग निषाद कॉलोनी में सीखे
उसके बाद फिर जैसा आप कह रहे हैं भारत भवन के सामने वो कॉलोनी जो है, हाँ उस कॉलोनी हाँ में उस्ताद को बंगला था। और हाँ फिर हम लोग भी बस वहां से ध्रुपद अपना भारत भवन चूंकि हम लोग भी अनहद में काम करते थे, हाँ बस वो हाँ खत्म करके फिर सीधे उस्ताद के पास चले जाते थे पैदल ही। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो- बस फिर शाम को रोजाना गाना बजाना वहाँ केंद्र पर तब भी होता था। और जब हम लोग सीखने को, मतलब हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, हाँ हाँ तो उस समय तो हम उस्ताद के साथ ही रहते थे निशात कॉलोनी में, और वहीं रह करके रात दिन सुबह 4 बजे से रियाज के लिए उठना, खर्च भरना, फिर हाँ वही 24 घंटे उनके साथ ही रह रहे हैं आप, तो फिर उठना बैठना खाना पीना और संगीत, इसके अलावा और कुछ बात ही नहीं। इसके अलावा इसलिए बात नहीं कि एक तो टीवी अपने यहाँ आया था 82 में, हाँ। ठीक है, हम लोग उस्ताद के पास आ गए थे यहाँ 81 में, जी जी। तो टीवी नहीं था। तो ये डिस्टॉर्शन की जो चीजें थी ये थी नहीं। उस्ताद ने टीवी मतलब उस कई सालों तक नहीं खरीदा उसके बावजूद भी, हाँ। क्योंकि बंबई में उनके पास टीवी था। तो वो जानते थे कि हम्म, टीवी अगर यहाँ ले आए तो ये हाँ सब बच्चे जो हैं इनका 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 ध्यान एकदम से भटकेगा, क्योंकि बहुत नई चीज है वो इनके लिए। हाँ तो उस्ताद टीवी नहीं लाए, और हम लोग चूंकि उस्ताद के साथ ही रहते थे वहां निशात कॉलोनी में, हाँ तो हाँ और उस्ताद मतलब वो कहते थे कि देखो ये साधना का समय है, इसमें जितना दिमाग को केंद्रित करके रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी वो उनका ये था कि आप अखबार भी मत पढ़िए। हम्म, उस समय सुनील भाई आपको पता होगा, अर्ली लेट 70s और अर्ली 80s में जो जी है जी। दिल्ली अपने ये पंजाब का वो खालिस्तान का केस चल रहा था, हाँ मतलब वो वो आंदोलन चल आतंकवाद। रहा था, हाँ आतंकवाद चल रहा लगातार। था। हाँ हाँ, बड़े बड़े दुर्घटनाएं उस समय जो हो रही थी। खालिस्तान डेली वही 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 फ्रंट पर आता था। तो उस्ताद कहते थे क्या जी। पढ़ोगे तुम अखबार, ये रोजाना ये बस इतनी ये खबर, और इसमें तुम कर क्या सकते सही बात। हो, इसमें आपका क्या रोल है, आपका कोई रोल नहीं है, पढ़ के दिमाग खराब करने के अलावा आपका कोई रोल नहीं है। तो बोले पढ़ने ही नहीं कि क्या हो रहा है, अपने काम पे अपने अपना दिमाग अपने गाने में रखो, और अपना जो सिंसियरिटी है उसको बिगड़ने मत दो, अपने ध्यान को इधर उधर मत जाने दो। ये इनके उनका खास मतलब रियाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन रियाज के अलावा भी आपका ध्यान तो रियाज की तरफ ही रहना चाहिए। हम्म, ये उनका खास कहना होता था। आप नहीं, वो रियाज थे नहीं भी। कर रहे हैं तब भी रियाज के बारे में सोचिए। वो थे भी बहुत ऋषि तुल्य एकदम। हाँ बिल्कुल उनका बिल्कुल बिल्कुल। उनका हाँ उनका स्वभाव जो था वो बहुत अद्भुत था। हाँ बिल्कुल। अपने आप। फक्कड़ थे एकदम। और जरा में वो नाराज हो जाते, फिर जरा में खुश हो जाते, बिल्कुल एकदम उनका और उनके मतलब। पूरे पूरे आचरण में ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने उनको संगीत के लिए बनाया बस बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने, और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ, और सब लोग दुनिया में वाले मानेंगे, कि उन्होंने अपने घराने से बाहर जा करके है। हाँ। हम लोगों को सिखाया। हम दोनों भाई बहुत उदय बढ़िया। भवालकर, हाँ, और भी कई, मुंबई में भी कई लोगों को हाँ सिखाया उन्होंने। तो हाँ हाँ ये सबसे बड़ा उनका योगदान है कि हाँ ध्रुपद आज जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया हाँ, जो ध्रुपद के बारे में जान रही है, और हम लोग जो बता पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो इसकी जड़ में तो वही लोग हैं। वही सही बात। और वो उन्होंने शायद अपना एक बहुत स्वर्णिम समय वहां छोड़कर वो भोपाल आए थे। बिल्कुल। उस्ताद के बारे में बिल्कुल आपको शायद पता हो ना हो, या हमारे दर्शकों को पता ना हो, उस्ताद जिस समय भोपाल आए थे 1981 में, तब जी वो जी। ऑस्ट्रिया में हाँ उनकी क्लास चलती थी, और ऑस्ट्रिया में वो रहते थे उस्ताद, हाँ वहां उनकी क्लास चलती थी। तो वो सब छोड़ करके यहाँ पर आए थे भोपाल,
और लंबे समय तक रहे, 20-25 साल उस्ताद रहे यहाँ पर। बिल्कुल। हाँ ये एक उस पूरे समय की कुछ खासियत है हाँ कि संस्कृति के क्षेत्र में कुछ ऐसा अच्छा होने को था कि उन जैसे लोग, स्वामीनाथन जी जैसे लोग, अरे वो तो मतलब वो स्वर्णिम युग था। कृष्ण बलदेव वैद्य जैसे लोग, बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल फिर जी। चाहे निर्मल वर्मा जी, बस हाँ वही तो कह रहा हूँ, साहित्य से लेकर संस्कृति के इतने सारे आयामों में बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक नारायण जी राम जी, जैसे लोग, कार्तिक राम जी, रामलाल जी। रामलाल जी, पूरे यहाँ बिल्कुल। पर जैसे ये राज्य को एक सांस्कृतिक आभा प्रदान करने के लिए वो सब, ये सब बहुत ऋषि मुनि की हाँ तरह आए और यहाँ रहे हाँ और वैसे ही साधना करते रहे। इनको बिल्कुल अलग से कोई आकर्षण या उस तरह का कोई अहंकार और वो सब बिल्कुल। कुछ नहीं। ऐसा और लगता है पूरे पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने मतलब समृद्ध किया। वही। अभी इस कार्यक्रम में वो सुचित्रा हरमलकर भी है, जो ये कार्यक्रम देख रही हैं। सुचित्रा उन्होंने जी को वो भी, अगर देख रही है तो मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सुचित्रा जी हमारे साथ अ, बिल्कुल सेम समय में हम लोग हाँ ध्रुपद जब सीखते थे तो वो लोग कथक सीख रहे थे पंडित कार्तिक राम जी से। जी और जी पास पास में ही वहां बंगले थे हमारे। हाँ बंगले भी दूर नहीं थे, बीच में मतलब एक बंगला ही था सिर्फ, और तीसरा बंगला उन्हीं का था। तो रात दिन उठना बैठना, रियाज, संगीत की बात कुछ है तो वहाँ कार्तिक राम जी के यहाँ चले गए, वहाँ रियाज हो रहा है इन लोगों का, बैठे हुए देख रहे हैं। ये मतलब वो समय ही अलग था। अभी इस कार्यक्रम में मंगला भट्ट जी हैं, दुर्गा लाल जी की शिक्षा रही हैं कथक की, हैदराबाद जी से। जी जी माधवराज भट्ट जी और मंगला भट्ट जी दंपति हैं दोनों। जी 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 जी। वो भी इस कार्यक्रम में ज्वाइन वाह। थे और काफी कलाकार मित्र लोग इस पे लगातार, कुछ लेखक भी जो हैं। दुर्गा भैया का भी जवाब नहीं था, बहुत लाजवाब आर्टिस्ट थे वो। भोपाल में हम लोगों ने उनको नृत्य करते हुए देखा, रविंद्र भवन में, कई भारत दफे भवन में। कई दफे कई दफे। उस समय मंगला जी भी आया करती थी साथ हम्म। में, उमा डोगरा जी उनकी शिक्षा है, वो आया हाँ हाँ, करती। उमा जी भी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ये सब उस समय देश के बड़े कलाकारों का भोपाल में आना। और आप सबके साथ ये भी था कि आप लोग इन सारे चूंकि भारत भवन से आप उस तरह से जुड़े ही थे। हाँ जुड़े थे और तो बिल्कुल उनके साथ बैठना उठना, वो हमारे लिए स्वर्णिम समय था सीखने का। हाँ सीखने का स्वर्णिम समय था हमारा, कि उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं तो उनसे रास्ता हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो हमने बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। यानी साहित्य के क्षेत्र में भी जो लोग आते थे तो वो साहित्य के बारे में हमारी रुचि जागृत हुई, पढ़ने की, सीखने की, समझने की एक दृष्टि पैदा हुई। गाने बजाने में कई बड़े बड़े कलाकार उस समय जो आते थे, तो हाँ उनके साथ बैठना बात करना, वो एक अनुभव, वो अनुभव जो है वो जिंदगी के लिए हमको हुआ। वही है कि वो जो साथ में जो दूसरी कलाएं हैं, दूसरे आयाम हैं, जी उनके उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन और गुणी लोगों से मिलने और उन सबका साक्षी होने का एक अवसर मिलता था। बिल्कुल तो बिल्कुल आप सभी, बिल्कुल। हम लोग सब बैठ रात शाम को बैठा करते थे आयोजनों में, अपना हाँ नौकरी हाँ करके और बिल्कुल। जिम्मेदारी करके। हाँ बिल्कुल। तो इतना ही। वो दौर तो मतलब हमारे लिए तो स्वर्णिम समय था सीखने का। हमने बहुत कुछ सीखा। जी जी। अच्छे ये अच्छे बड़े बड़े हमारे साहित्यकार, कवि, लेखक उस समय आए, तो क्या होता है, एक दृष्टि आपको मिलती है, आपकी हाँ दृष्टि खुलती है, आपका आपका सोचने समझने का तरीका जो है वो विकसित होता है। बिल्कुल। और वो हुआ हम लोगों का। एक अलग ही संसार है हाँ सर्जना बिल्कुल का। और जहाँ पर जो मूर्धन्य है, जो गुणी है, बिल्कुल जो आदर्श कलाकार है, उन्होंने कैसे ये सब चीजें प्राप्त की, कितना बिल्कुल समय, कितना, बिल्कुल। कितनी साधना, कितना संघर्ष, उस सब के बाद मतलब वो इंस्टेंट मतलब चीजों को। ये भाई ऐसा है कि देखिए, चाहे स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, फोक आर्ट हो,
सिरेमिक हो, राइटिंग हो या छापा कला हो, इन सब के बारे में आपको एक जगह पर देखने सुनने का मौका मिल रहा है, आपको समझने का मौका मिल रहा है उसके बारे में। ये बड़ी बात है। सही बात। ये सब अब दुर्लभ है। इधर जो दुर्लभ। आप नई, हाँ, इधर नई पीढ़ी को आप देखते हैं तो ये था कि ध्रुपद गायन की जो परंपरा जो डागर साहब से आप तक आई, आपसे अब इधर शिष्यों में जा रही, जी। ये शिष्य भी जो आपसे प्रशिक्षण पाके फिर देश भर में जहां जहां लोग रहते हैं, जहां जहां परफॉर्म करते हैं, पूरा का पूरा उस घराने का ही नाम रोशन करते हैं। जी। तो इसमें अभी जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, उसकी साधना, उसकी व्यवहार को लेकर आपको के क्या अनुभव रहे? अनुभव तो छोड़िए आप, मैं तो एकदम आश्वस्त हूँ जी जी। कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो ध्रुपद को बहुत आगे ले जाएगी, बहुत अच्छा कर रही है। और जी अच्छा इस माने में कर रही है सुनील जी कि इस बात को मानने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जी। आज की जो पीढ़ी है वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा शार्प है, हाँ चीजों को जिनको करना है, जिनको सबको आर्ट नहीं करना है, ये बात भी पक्की है, लेकिन हाँ। जिनको आर्ट करना है वो ज्यादा अपने मतलब उनका दिमाग हमारे समय से ज्यादा अच्छे से दिमाग लगा के वो कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत आश्वस्त हूँ। आज हमारे संस्थान से लगभग 15 बच्चे, लड़के और लड़कियां, दोनों ध्रुपद जो है वो पूरे देश और दुनिया में गा बजा रहे हैं। हाँ। जी। तो ये 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 नई पीढ़ी के मामले में मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। सब लोग अच्छा कर रहे हैं और इतने लोग तो सिर्फ हमसे सीख रहे हैं, 30-40 हाँ लोग। बाकी जितने भी हमारे गुरु भाई हैं और हाँ। देश में इतने सारे जो ध्रुपद गायक हैं, उनके पास कितने सारे लोग सीख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या में इस समय लोग ध्रुपद गायन की ओर आकृष्ट हुए हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस नए युग में, आज के युग में, आज के वातावरण में ध्रुपद में नाद योगा को लेकर के एक नई जो पीढ़ी है वो उसकी ओर आकृष्ट हुई है। उन्होंने इसको मतलब अब रिकॉग्नाइज किया। ध्रुपद में तो नाद योगा बहुत प्राचीन समय से ऋषि मुनियों ने ही उसको बनाया ही उस गाने को इस तरीके से है कि उसमें आपका नाद योगा होता है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज किया दुनिया ने, अब उसको रिकॉग्नाइज किया। तो इसलिए एक अलग तरीके का जो वर्ग है, नाद योगा से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो अब ध्रुपद की ओर आकृष्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। तो ये भी एक ध्रुपद के लिए और ध्रुपद के भविष्य के लिए ये एक अलग अलग फील्ड से अच्छा अलग अलग संकेत। फील्ड के लोग आके ध्रुपद सीख रहे हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, जरूरी नहीं कि कोई संगीतकार का फैमिली से बिलोंग करता है तो वही सीख रहा है, या फिर किसी के पास पहले का कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड है संगीत सीखा हुआ, जो जिसने कभी नहीं सीखा है मगर एक बार सुना है, कुछ कुछ एनकाउंटर्स हुए ध्रुपद के साथ या संगीत के साथ, और उनको लगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है और मैं करना चाहता हूँ और ये करना चाहती हूँ, तो वो इतना अग्रेसिवली उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ऐसा एक नया चीज देखने को मिलती है स्पेशली हमारे यहाँ। तो ये नाद योगा वाला जो एक वर्ग है ये भी अब ध्रुपद से जुड़ा है। आपसे कुछ सुने भाई साहब? सुना। अब मेरे ख्याल से एंड करेंगे, एंड का समय आ गया है वैसे। अभी हमारे पास है 5-7-8 मिनट है हमारे पास। तो हाँ एक तो कुछ कुछ सुनकर फिर 1-2 बातें और छोटी छोटी कर लेंगे। अच्छा ठीक। 3-4 मिनट तो तक क्या गाएंगे? मेमला, चलो ठीक। तो तुलसीदास जी का ये पद है, राग मियां मल्हार में हम लोगों ने कंपोज किया है, आदि ताल में।
अब मियां मल्हार इसलिए कि एक तो वर्षा ऋतु का काल ये चल रहा है हाँ बिल्कुल, है ना। भोपाल में तो अच्छी तो बरसात हो रही है। हाँ, तो ये मतलब वर्षा ऋतु का राग है मियां मल्हार, जी और जी। ये समय है वर्षा ऋतु का। और हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो हमारे जितने भी मध्यकालीन कवि हुए हैं उनको हमने कंपोज किया है। तो हाँ ये तुलसीदास जी की रचना है। जी। अ, किष्किंधा कांड का ये पद है, नहीं, किष्किंधा कांड का ये पद है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। भगवान श्री राम जो है वो सीता हरण के बाद हाँ उनको ढूंढते हुए, वो जंगलों में ढूंढते हुए जा रहे हैं, और जी वर्षा ऋतु का समय आ गया है। तो बादलों को देख करके वो कहते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन, मतलब बिना प्रिया के, बिना सीता जी के मेरा मन जो है वो डर उसमें आ रहा है, मैं डर रहा हूं। हम्म, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। और उसके बाद पूरे जीवन को हाँ तुलसीदास जी ने कितने अच्छे ढंग से अलग अलग उपमाएं देकर के जीवन के रस को उन्होंने निचोड़ा निचोड़ा है, ये आप देखिएगा। रीनु रानना ताना तू घन घमंड नभ गर्जत घोरा, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दम करहन घन माही, दामिनी दम करहन घन माही, खल के प्रीति जथा तिर नाई, खल के प्रीति जथा तिर नाई। बरसई जलद भूमि नियराय, बरसई जलद भूमि नियराय, जथा न वही बुध वेद्या पाए, जथा न वही बुध वेद्या पाए। बूंदा घात साई गिरी कैसे, बूंदा घात साई गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजैसे, खल के वचन संत सहजैसे। भूमि परत बाढ़ा बर पानी, भूमि परत बाढ़ा बर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिति समिति जल बरही तालाबा, समिति समिति जल बरही तालाबा। जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई। होई अचल जिमि जीव हरि पाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, घन घमंड नभ गर्जत घोरा।
बहुत सुंदर। थैंक यू। 5 सेकंड बचे हैं, हम लोग विदा लेते। जी जी। बहुत सुखद रहा।